अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग क्लास। आज हम बात करने वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। लेक्चर 4 है हमारा। ये भी थोड़ा सा एडवांस हो रहा है क्योंकि हमने पहले बहुत ही लाइट सी चीज़ें पढ़ी हैं, डेफिनेशंस पढ़ी हैं। अभी थोड़ा सा हम ना अगले स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जो है ना वो ईजी बना दिया जाए। और ईजी है, बिल्कुल ईजी है, आप इसको बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज सारा कुछ तो नहीं खैर हम पढ़ने वाले, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रीव्यू दे दें क्योंकि टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके प्रीव्यू में इंट्रोडक्शन टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल, देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, फिर हम शेप की बात करेंगे, परसेंटाइल रैंक्स एंड इंटरपोलेशन की, उसके बाद में स्टेम एंड लीफ की, और उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे। आज का लेक्चर मैं कोशिश करूंगी कि स्कीमा स्कैन करके हम ये मैक्सिमम जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सके कॉन्सेप्ट को। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स अ डिसऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ स्कोर्स। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो कैसा स्कोर लेते हैं जो कि डिसऑर्गेनाइज्ड है, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, एंड प्लेस देम इन ऑर्डर, और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, या किसी भी ग्रुप की फॉर्म में। ठीक है, इंडिविजुअल हु ऑल हैव द सेम स्कोर्स, यानी कि वो तमाम स्कोर्स को इंडिविजुअल को जिनका सेम स्कोर है। इफ द हाईएस्ट स्कोर इज x इज इक्वल टू 10, for example the frequency distribution group together all the tens। for example आपकी क्लास में मैंने क्विज लिया 10 नंबर का, और जिन्होंने उस 10 में से 10 नंबर लिए उन सबको मैंने कर दिया कि 5 लोगों ने 10 नंबर ले लिए, उनको हमने सारे 10 वाले साइड पे कर दिए, फिर सारे 9 वाले साइड पे कर दिए, सारे 8 वाले साइड पे कर दिए, और इस तरह मुझे ग्रुपिंग और ग्राफ बनाना आसानी हो गया कि मेरे बच्चे इस वक्त ग्राफ के कौन से वाले रैंक पे आ रहे हैं, यानी एवरेज क्या स्कोर आ रहा है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इसमें जो आपके लेफ्ट साइड पे एक वो टेबल दिख रहा है, पहले हम उसको फोकस करते हैं। मेमोरी स्कोर्स फॉर सैंपल ऑफ 16 पार्टिसिपेंट्स, 16 पार्टिसिपेंट्स का स्कोर जो है वो एनालाइज किया गया है, और दो कैटेगरीज ली गई हैं, एक ह्यूमरस यानी कि फनी सेंटेंसेस की, दूसरे नॉन ह्यूमरस यानी कि सीरियस किस्म की सेंटेंसेस की। उन्हें उनको याद करवाया गया है, फिर उसके बाद उनको रिकॉल करवाया गया और उनकी मेमोरी चेक की गई है। पहले वाला देखिए ह्यूमरस सेंटेंसेस, उसको एज इट इज लिख दिया उन्होंने, किसी का 4 स्कोर आया तो 4 लिख दिया, किसी का 5 आया तो 5, किसी का 2 आया तो 2, 4, इस तरह कंप्लीट लिख दिया गया। नॉन ह्यूमरस का भी हम इनका कंपैरिजन करें तो हमें इतना वो इजी पिक्चर और क्लियर पिक्चर नहीं मिलती कि किसका स्कोर बेटर है। तो इसको अगर हम ग्राफ की फॉर्म में बना दिया जाए या टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो हम बड़ी इजीली आइडिया लगा सकते हैं। जस्ट बाय व्यूइंग वन पिक्चर इन वन ग्लिम्स वी कैन गेट टू नो कि कौन सी जो स्कोर्स हैं वो ज़्यादा हैं। ह्यूमरस सेंटेंसेस का ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स किया, उनकी मेमोरी ज़्यादा शार्प है ह्यूमरस सेंटेंसेस के लिए या नॉन ह्यूमरस सेंटेंसेस के लिए। अब ये साथ वाली पिक्चर जो राइट साइड पे है इसको देखिए, इसमें दो ग्राफ बने हुए हैं। इन्होंने क्या किया है कि जैसे फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, अब ह्यूमरस सेंटेंसेस के बारे में देखें तो ह्यूमरस सेंटेंसेस में एक स्कोर एक बंदे ने किया हुआ है, 2 स्कोर 2 लोगों ने किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अब आप इजीली देख सकते हैं 2 स्कोर 2 लोगों ने किया तो वहाँ पे 2 इंटें बन गई, 2 वो जो है ब्लॉक्स बन गए। 3 स्कोर भी 2 लोगों ने किया है, 4 स्कोर भी 3 लोगों ने किया है, और 5 स्कोर 4 लोगों ने किया है। 5 जो है वो 4 दफा आया हुआ है ह्यूमरस सेंटेंस में, 1 2 3 4, और 6 को 3 और 7 1 और 8 किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, ये हम इजीली देख सकते हैं, 0 भी किसी ने नहीं किया, 8 भी किसी ने नहीं किया। अब नॉन ह्यूमरस में चले जाओ। नॉन ह्यूमरस में 1 दो दफ़ा आया हुआ है, 2 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 टाइम्स आया हुआ है। इसी तरह हम देखें तो हमें इजी आइडिया हो जाएगा कि जो ह्यूमरस मेमोरी है वो ज़्यादा शार्प है, क्योंकि ह्यूमरस मेमोरी के लोग जो हैं वो 4 5 6 तक ज़्यादा गए हुए हैं, 7 तक भी गए हुए हैं, लेकिन जो नॉन ह्यूमरस है उसमें 2 और 3 से ज़्यादा लोगों का स्कोर है। तो इजीली कंपैरिजन हो गया, सिर्फ एक पिक्चर को देखते ही आइडिया हो गया कि कौन सा स्कोर ज़्यादा अच्छा है। तो इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। Frequency distribution can be structured either as a table or as a graph, but in either case the distribution presents the same two element। frequency distribution ग्राफ की फॉर्म में हो या टेबल की फॉर्म में, उसके दो बेसिक एलिमेंट है, वो होंगे ही होंगे। नंबर 1 है सेट ऑफ कैटेगरीज दैट मेक अप द ओरिजिनल मेजरमेंट स्केल, सेट ऑफ कैटेगरीज यानी कि स्कोर्स के हवाले से आ गया। दूसरा है द रिकॉर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी कि कितने लोगों ने कितना स्कोर किया। फॉर एग्जांपल पहले वाली कैटेगरी में है 10 8 9 6 5 4, ये वाले कैटेगरीज होगी, और दूसरे वाले में है उसकी फ्रीक्वेंसी, 4 स्कोर कितने लोगों ने किया, 5 स्कोर कितने लोगों ने किया, 6 स्कोर कितने लोगों ने किया। आई होप कि आप बड़ा ईजी है, क्लियर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है ये छोटी सी, द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर, जो एन कैपिटल है आपको पहले पता है कि पॉपुलेशन स्कोर को यूज जो है वो करता है,
रिप्रेजेंट करता है। तो n इज इक्वल टू 20 यानी पॉपुलेशन है हमारी 20 की, और इसमें 10 पॉइंट स्टैटिस्टिक का क्विज हुआ है, और उन लोगों ने क्विज के ये 20 लोगों ने स्कोर जो है वो डिटरमिन किए। अब इसमें ज़ाहिर है 10 में से है, तो 10 में से 10 नंबर ही हाईएस्ट होंगे, और लोएस्ट इसमें से मुझे एक 4 दिख रहा है, यानी कि 4 इसका लोएस्ट स्कोर है। Therefore, the first column of the table lists the categories that make up the scale or measurement। अब 4 से लेकर 10 तक की हम लोग पूरी की पूरी लिस्ट बना लेते हैं, जो कि पहले नंबर पे आएगी, जो हमारी कैटेगरीज बनी। दूसरे नंबर पे जो दूसरी वाली आएंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। 10 कितने लोगों ने स्कोर किया, 10 वाला 2 लोगों ने किया, तो 10 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2। उसके बाद 9 कितने लोगों ने स्कोर किया है, 1 2 3 4 5, तो 5 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 9 की। इसको हम बेटर देखते हैं लाइक दिस। अभी जो x लिख दिया, x लिख के पूरी की पूरी कैटेगरीज बना दी, 4 से लेकर 5 से, क्योंकि लोएस्ट स्कोर 4 था और हाईएस्ट स्कोर 10 था। फिर फ्रीक्वेंसी आगे रखी, 10 स्कोर लिया है 2 लोगों ने, 9 मार्क्स लिए हैं 5 लोगों ने, 8 मार्क्स लिए 7 ने, इस तरह सो ऑन। और ये एक टेबल की फॉर्म में भी हो गया, ऑर्गेनाइज भी हो गया। और एक और इसकी मजे की चीज़ है कि इसके अंदर फॉर्मूला है, अगर हम n को सम करें, समीशन का साइन लगाएं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन या टोटल नंबर ऑफ सैंपल पता चल जाएगा कि कितने इंडिविजुअल इसके अंदर इस वाले टेस्ट में इंक्लूडेड थे, यानी कि हमारी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी थी जिन्होंने टेस्ट दिया है। इजीली हमें पता चल जाएगा। समीशन f, यानी f को प्लस करते हैं। अब f को प्लस करें सारे के सारे मिलके और मुझे आंसर बताएं। आसान कर देते हैं हम इसमें, इस वाले में आके कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो हमने कंसीडर किया है। 5 4 3 2 1, 5 स्कोरर्स हैं 1, 4 स्कोरर्स हैं 2 इंडिविजुअल, 3 स्कोरर्स हैं 3 इंडिविजुअल, 2 स्कोरर्स भी 3 इंडिविजुअल्स हैं, और 1 पर्सन ने किया है। तो अब हमारे पास समेशन एक्स में क्या होगा, हम इन सबको प्लस कर देंगे। हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है कि हम सबको एक एक करके इंडिविजुअल लिख दें। 5 को एक दफ़ा लिख दें, 4 को 2 दफ़ा लिख दें, 3 को 3 दफ़ा लिख दें, 2 को 3 दफ़ा लिख दें, और 1 को 1 दफ़ा लिख के इसको सम कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, 5 1s are 5, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 2 3s are 6, 1 1s are 1। इनको करके जो हमारे पास आंसर्स आए हैं उन सबको सम करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आंसर आ जाएगा 29। सेकेंड वाला अगर हमें समेशन एक्स करना हो तो हमें सबका स्क्वायर लेना पड़ेगा, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर सबको। फिर उसके बाद इनका स्क्वायर को 5 5s are 25, 4 2s are जो है ना वो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16। इससे हम सबको प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर 97 आ जाएगा। ओके, हियर इज अनदर एग्जांपल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको 5 1s are 5 करके 4 2s are 8 करके आंसर भी निकाल सकते हैं, तो यही उसी का पिक्चर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो पॉज करके नीचे जाके देख लें। अब बात करते हैं प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेज की। ये अक्सर आपने कन्फ्रंट किए होंगे, दोनों इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन अक्सर की क्या प्रोपोर्शन आ रही है, क्या परसेंटेज आ रही है, तो ये किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, चलो इसको पढ़ते हैं। And in addition to the 2 basic columns of frequency distribution, there are other measures that describe the distribution of scores and can be incorporated into the table. The two most common are proportion and percentage. अब proportion होती क्या है, क्या करती है ये? Proportion measures a fraction. Fraction का मतलब है decimals, यानी कि पॉइंट में आ गई बात, और द टोटल ग्रुप, यानी कि जो टोटल ग्रुप के साथ उसके अंदर उसकी फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट करती है, वो मेजर करती है। दैट इज एसोसिएटेड विद ईच स्कोर, जो ईच स्कोर के साथ रिलेटेड होगी। फॉर एग्जांपल 2.2 है, देयर आर 2 इंडिविजुअल, 2 लोग हैं आपकी क्लास में जिन्होंने 4 स्कोर किया 10 में से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट क्विज दिया है वो 10 लोग हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिनका 4 स्कोर आया। तो मैं कह सकती हूँ कि इनके स्कोर की प्रोपोर्शन क्या है, वो 0.20 है। यानी क्या करती है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल के साथ। F/n इज इक्वल टू प्रोपोर्शन हो जाएगा। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसकी 2, 4 स्कोर करने वाले 2 लोग हैं तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। हमारे पास टोटल 10 लोगों ने टेस्ट दिया था, तो टोटल नंबर ऑफ n जो है वो हमारे पास 10 आ गया। 2 को हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.20 हमारा फ्रैक्शन, यानी कि ये प्रोपोर्शन आ गई। क्लियर? ओके जी, अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन के साथ परसेंटेज की। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि प्रोपोर्शन को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो परसेंटेज निकल आता है। अब हमने प्रोपोर्शन तो निकाल दिया x और f के साथ। अब नीचे वाले टेबल में देख सकते हैं कि प्रोपोर्शन निकल आया सबका। 1 का प्रोपोर्शन हो गया 10, 0.10, 0.20, 0.30, 0.30, 0.10, और इसी को अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, 0.10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10% आ जाएगा। यानी क्लास में 1 स्कोर करने वाले, यानी 5 स्कोर करने वाले लोग जो हैं वो 10% है। ठीक है, ऐसे इसी तरह
क्लास में 4 स्कोर करने वाले जो हैं वो 20% लोग मौजूद हैं, क्लास में 3 स्कोर करने वाले 30% लोग मौजूद हैं। प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 के साथ। 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको परसेंटेज निकल आती है। सेंट का मतलब ही 100 होता है, तो इसलिए आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेंट 100 यानी कि परसेंटेज, तो वो ये 10 के 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से प्रोपोर्शन को आपकी परसेंटेज निकल आती है। ओके जी, उसके बाद बात करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। व्हेन अ सेट ऑफ डेटा कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज इट इज अनरीजनेबल टू लिस्ट ऑल द इंडिविजुअल इन द स्कोर। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा रेंज के स्कोर हो जाए, ज़्यादा सारा, फॉर एग्जांपल आपकी पूरी साइकोलॉजी के स्टूडेंट की क्लास ले लें, या फिर हम ऐसा करें कि लोग बच्चों ने बहुत 100 का पूरा पेपर है, 100 में से नंबर लिए जाएँ, तो हमारे लिए हर कैटेगरी को एक एक स्कोर देना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट वाली में बात ये थी कि लोएस्ट स्कोर हमारा 4 था, हाईएस्ट स्कोर हमारा जो है कोई था 10, तो हमने इजीली 4 से लेकर 10 तक की कैटेगरीज बना ली। लेकिन अगर अब 100 नंबर का पेपर है और आपका लोएस्ट स्कोर 41 हो और हाईएस्ट स्कोर 96 हो, तो हम ईच कैटेगरी नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप क्या करते हैं, जैसे कि हमने बना लिए 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। लेकिन इन सब को बनाने का भी एक फॉर्मूला होता है, एक कहते हैं एक जस्टिफिकेशन होती है, उसको हम रीड करते हैं आगे। आप इसको वीडियो पॉज करके एक दफ़ा पढ़ लो इसको। गाइडलाइन है इसकी। गाइडलाइन 1 है कि इंटरवल ऐसे होने चाहिए कि ना तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्बरसम्स हों और ना ही वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हों कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ख़त्म कर दें। गाइडलाइन नंबर 2, उसकी विड्थ यानी उसका जो कह सकते हैं कि इंटरवल वो इतना होना चाहिए जिससे हम जस्टिफाई कर सकें। 2, 5, 10, 20 जो है ना, वो 2 तो बहुत ही कम हो जाएगा, 2 से ज़्यादा बेहतर है कि वैसे ही आप लिख दो। 5 और 10 इज़ अ गुड ऑप्शन, 20 भी बहुत जो है वो क्लैटर्ड कर जाएगा। गाइडलाइन नंबर 3, जो भी आपने इंटरवल लिया होगा उसके लास्ट पे, हर कॉलम के लास्ट पे जो स्कोर आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 का इंटरवल लिया है तो कॉलम के एंड पे 10, दूसरे का 20, फिर तीसरे का 40, यानी कि इसका मल्टीपल होता जाएगा। 10 का मल्टीपल क्या होगा, 20, 20 का अंदर 10 और ऐड करें 30, 30 के अंदर 10 और ऐड करें 50, तो ये उसका इंटरवल लास्ट पे आएगा। और गाइडलाइन नंबर 4 है कि ऑल इंटरवल शुड बी द सेम विड्थ, सबकी सेम विड्थ होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी का इंटरवल जो है वो 5 रख दिया, किसी का 2, किसी का 10, सबकी जो इंटरवल है वो सेम होना चाहिए। चले एक छोटा सा काम करते हैं, टास्क करते हैं। 25 इंडिविजुअल हैं जिन्होंने पेपर दिया, उनका ये स्कोर्स हैं। 25 के स्कोर्स ये सामने आपके लिखे हैं, 82, 75, 88, 100 on 60 तक। तो अब हमें इसको टेबल की फॉर्म में फॉर्म करना है कि कैसे करेंगे। अब इसका लोएस्ट स्कोर क्या है, लोएस्ट स्कोर मुझे दिख रहा है यहाँ पे 53, यस 53 है। ओके, इसका हाईएस्ट स्कोर क्या है, हाईएस्ट स्कोर 94 दिख रहा है मुझे, 94, यस 94 है। चलो इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर हम इसकी 2 की विड्थ रखें तो हमें 21 जो है वो कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी, जो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अगर हम 5 की विड्थ रखें तो हमें 9 कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी। इट्स ओके, 9 कैटेगरीज थोड़ी रीजनेबल लग रही है। अगर हम 10 की विड्थ रखें तो सिर्फ 5 कैटेगरी बनेंगी, तो ये भी बहुत थोड़ी है। अब हमारे पास 94 हाईएस्ट स्कोर है और हमारे पास 54 लोएस्ट स्कोर था। हमने इसको ऐसे कैटेगराइज कर दिया 50 to 54, यानी 5 का इंटरवल दे दिया, 50, 51, 52, 53, 54, ये हमारे 5 का इंटरवल बन गया। अगला इंटरवल 55 से 59 तक 5 का इंटरवल है, सबका इंटरवल सेम है। अब हम इस पर कर सकते हैं कि 90 to 94% मार्क्स लेने वाले कितने लोग हैं, 85 to 89 वाले कितने हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे सामने आ जाएगी। अगर आप फ्रिक्वेंसी को प्लस करें तो आपके पास 25 आएगा, जो कि पिछली स्लाइड में बताया कि 25 लोगों का स्कोर है ये। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो सके, ये लेक्चर अपलोड हो सके, मैंने इसको यहाँ तक समराइज़ किया है। अगली में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ पढ़ते हैं और बाकी चीज़ें जो हमने प्रीव्यू में देखी थी वो पढ़ते हैं। सो अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चल सके आप लेक्चर सुन रहे हो और आपको समझ भी आ रही है। कोई सजेशन नहीं भी है ना तो लिख दो जी आपको समझ आ रही है, ताकि आपकी क्लास में आप ऐसे कंटिन्यू रहे। ओके, चला फिर।